15 सब क्लॉज 3 जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 15 सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, देखिए जरा ध्यान से, सभी लोगों को दिख रहा है? राधे 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 राम मिला दे, श्याम मिला दे, सॉरी राधे राधे श्याम मिला दे। चलिए देखिए जरा ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है? ठीक है, चलिए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय रिसीवर or interim receiver appointed in the proceeding for the adjudication of person as an insolvent or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceeding for winding up of a company, the period of beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of the 3 months from the date of appointment of the receiver or liquidator as the case may be shall be excluded। यहाँ पर जो कंप्यूटेशन की जब बात हो रही है तो उसमें आपका मेनली दो तीन चीजें पहले आप लोगों को समझनी है। 15 सब क्लॉज 3 में इट इज एप्लीकेबल टू इट इज एप्लीकेबल टू किस किस पर है? सूट प्लस आपका एप्लीकेशन, और यहां पे है ना एप्लीकेशन का कोई स्पेशल वर्जन भी नहीं लिखा हुआ है। एप्लीकेशन का कोई स्पेशल वर्जन जो है वो नहीं लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सूट ऑफ एनी काइंड एंड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन including application of execution तो पहली चीज तो ये ध्यान समझना है कि सेक्शन नंबर 15 सब क्लॉज 3 जो है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे सूट पर अप्लाई होता है, एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है। तो इसका मतलब है कि अलग से कोई एप्लीकेशन का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। दैट मींस कि इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्सो का मतलब बाकी सारी एप्लीकेशन भी इंक्लूड होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर पहले आप समझिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। सबसे पहला एक वर्ड हमने देखा था वाइंडिंग अप। पहला आप वर्ड देखिए वाइंडिंग अप। What is you understand by winding up? Winding up का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वाइंडिंग अप बेसिकली ये एक टर्म यूज होता है फॉर द प्रोसेस फॉर प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग द कंपनी। दिस इज अ ऑफिशियल वर्ड, ऑफिशियल वर्ड फॉर द क्लोजर ऑफ द कंपनी and settling the executors हो सकते हैं या liquidators, settling the persons accounts of the investors, company, etc. ये सब यहाँ पे इंक्लूड होता है वाइंडिंग अप वर्ड जो है, ठीक है। और वाइंडिंग अप को करने के लिए जो एक लीगल पर्सन इंक्लूड होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका फॉर द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, टू execute the process of winding up
जो आदमी ऑफिशियली अपॉइंट होता है, ठीक है, पर्सन ऑफिशियली अपॉइंटेड, पर्सन ऑफिशियली अपॉइंटेड इज नोन एज लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर आ रहा है समझ में ये चीज? इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप द पर्सन ऑफिशियली अपॉइंटेड इज कॉल्ड लिक्विडेटर। और ये लिक्विडेटर जो है, इसी की ही बात यहाँ पर हो रही है। सीजिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी जो होता है, उसी को हम लोग वाइंडिंग अप बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। आ रहा है समझ में ये चीज? कोई डाउट यहाँ तक? फिर एक और इंक्लूड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर ध्यान समझिए, बिल्कुल जैसे कंपनी जब सीज होती है, उसी तरीके से पर्सन जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, पर्सन जो है जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है या बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो उसकी जो सेटलिंग ऑफ दी अकाउंट जो होते हैं, तो यहाँ पे जब पर्सन की अगर हम लोग बात करें, तो जब पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? तो उसकी जो इंसॉल्वेंट होने की जो प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, जो इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग है, इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग के लिए जो ऑफिशियल पर्सन अपॉइंट होता है, ऑफिशियल पर्सन अपॉइंटेड, उसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर कहते हैं। ठीक है, आया समझ में ये चीज? कौन है ये? रिसीवर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ऑर्डर 40 में आता है। तो दीज रिसीवर्स एंड जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया निकलना। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित होना। दिवालिया घोषित होना। ठीक है, दिवालिया घोषित होने का मतलब क्या हुआ? दिवालिया घोषित होने का मतलब हुआ कि आप अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है टू सिक्योर, और यू कैन से वो किसी भी तरीके से अपने डेट जो है वो खत्म नहीं कर सकता। अब उसके पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास, अब ये दिवालिया घोषित हो गया, तो वो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अनेबल टू पे हिज डेट्स, बिल्कुल सही, अनेबल टू पे हिज डेट्स। ठीक है, तो ये जो लिक्विडेटर्स होते हैं, ये जो लिक्विडेटर्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। लिक्विडेटर्स एंड रिसीवर्स जो हैं, ये दो तरीके के होते हैं। परमानेंट नेचर, परमानेंट नेचर के भी होते हैं, और दूसरे आपके जो हैं वो होते हैं टेम्परेरी नेचर के, टेम्परेरी नेचर के, परमानेंट नेचर के और टेम्परेरी नेचर के। जो टेम्परेरी नेचर की जब हम लोग बात करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोविजनल्स। प्रोविजनल्स क्या? प्रोविजनल्स आपके लिक्विडेटर एंड रिसीवर्स, एंड रिसीवर्स, प्रोविजनल, लिक्विडेटर्स एंड रिसीवर। इस बात को ध्यान रखेंगे। आ रहा है समझ में ये चीज? कोई डाउट? लायबिलिटीज आर मोर देन दी एसेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल पूछ सकती हैं, बट अभी क्लास के बाद, ठीक है, कल का रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप पूछ सकती हैं, पर क्लास के बाद। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? समझ में आया ये चीज?
चलिए, तो ये चीजें पहले आपको समझनी थी। अब ध्यान समझिए कि क्या बोल रहा है, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब भी हमको पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करना है, क्या करना है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को हमें बताना है या उसको कंप्यूट करना है, चाहे वो किसी भी तरीके का सूट है या एप्लीकेशन है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर, टेम्परेरी रिसीवर, प्रोविंशियल रिसीवर, ठीक है, अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट और बाय अ लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर, ठीक है, इंटरिम रिसीवर हो जाता है, प्रोविजनल लिक्विडेटर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आ रहा है समझ में चीज? चलिए, अपॉइंटेड इन द प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, द period beginning with the date of institution, the period beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of 3 months, with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be, shall be excluded। तो क्या exclude हो जाएगा? ये 3 months का टाइम भी exclude हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, जरा इसको लिख लीजिएगा। पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम व्हेन द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग और इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट्स टिल द रिसीवर और लिक्विडेटर अपॉइंटेड प्लस द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी एक्सक्लूडेड। फ्रॉम व्हेन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्या बोला मैंने कहा ये सीधा क्यों नहीं लिख रहा, टेढ़ा खुद ही हमें लग रही है। फ्रॉम द डेट व्हेन द वाइंडिंग अप प्रोसेस, व्हेन द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग और insolvent proceeding starts प्लस, ये प्लस लगेगा, ठीक है, मतलब जब से आपकी बाइंडिंग की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हुई है, इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हुई है, प्लस इसमें जब तक आपके लिक्विडेटर या आपके जो रिसीवर है वो अपॉइंट नहीं हो रहे, ठीक है, टिल प्लस प्रोसीडिंग स्टार्ट्स टिल व्हेन, क्या लिखना है इसमें, लिखना है टिल व्हेन रिसीवर एंड लिक्विडेटर, रिसीवर एंड लिक्विडेटर, ठीक है, रिसीवर और आपका लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किए गए, आर अपॉइंटेड प्लस यहां पे प्लस लगेगा 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ 3 months from the date of appointment, ठीक है, 3 months from the date of appointment will be excluded। इतना आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इतना समय आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये सरल भाषा में 15 सब क्लॉज 3 जो है वो कह रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, मतलब यहां पर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इफ अ कंपनी हैज टेकन अ मनी, ठीक है,
लिख लीजिएगा, इफ अ कंपनी हैज टेकन अ मनी फ्रॉम ए एंड गिवन मनी टू बी, कंपनी कैन रिकवर मनी फ्रॉम बी इन अ कंपनी वर्सेस बी। ध्यान सुनते जाइएगा, इफ बी रिफ्यूजेस टू गिव मनी, कॉज ऑफ एक्शन अराइज। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज होता है। देन बताइए जल्दी से कि क्या क्या टाइम आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, क्या क्या टाइम आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, इस बात को हम लोगों को यहाँ पे समझना है। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोग को लिख ही देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम्पल देखिए, इफ अ कंपनी हैज टेकन अ मनी, इफ अ company has taken a money from B, ठीक है, या if a company has taken a money from A and given to B, फिर आगे देखिए, ध्यान से सुनिए, फिर कंपनी कैन रिकवर मनी फ्रॉम बी इन, कंपनी कैन रिकवर मनी, ठीक है, फ्रॉम बी ठीक है, फ्रॉम बी इन कंपनी वर्सेस बी, इन कंपनी वर्सेस बी। अब आप ध्यान देखेंगे जरा, इफ बी रिफ्यूजेस टू गिव मनी, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। इफ बी refuses the money, refuses to give money, then cause of action arise होता है। ध्यान सुनते जाइएगा, अभी क्वेश्चन पूरा बता रहा हूं, ठीक है, cause of action arises। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, ये है आपका सर प्लीज हिंदी में भी बताया कीजिए। निधि शर्मा जी हिंदी में भी बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो एक काम करते हैं, हिंदी में ही बता देते हैं। हिंदी में ही बता देते हैं, ठीक है। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं। एक, इफ अ कंपनी हैज टेकन अ मनी फ्रॉम ए एंड गिवन टू बी, कंपनी कैन रिकवर मनी फ्रॉम बी इन अ कंपनी वर्सेस बी का जो केस है, एंड बी रिफ्यूजेस टू गिव द मनी, द कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज होता है। अब जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो मान लीजिए ये कॉज ऑफ एक्शन जो है ये अराइज हो रहा है, कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हुआ, और यहां पे कंपनी जो है अब वो क्लोज होने वाली है। कंपनी इज नाउ क्लोज्ड, ठीक है, कंपनी जो है वो क्या हो गई, क्लोज हो गई। एंड हेयर वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो गया। हेयर वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है, वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो गया। वाइंडिंग अप का प्रोसेस जब शुरू हुआ तो यहां पे वाइंडिंग अप के प्रोसेस में लगभग मान के चलिए आपको कितना टाइम लगा, ये वाइंडिंग अप द प्रोसेस, यहां पे आपका लिक्विडेटर जो है अपॉइंट हुआ है, ठीक है, यहां पर
यहां पे मान लीजिए आपका लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, ठीक है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। अब आप मुझे बताइए कि जो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन था, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से कहां तक था, कॉज ऑफ एक्शन यहां से अराइज हुआ, यहां तक आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन था, यहीं तक आप केवल और केवल क्या कर सकते थे, ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद क्या हुआ, आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो यहां तक चल रहा था। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन चला यहां तक, या यहां तक भी ना मानो, यहां तक मान लो, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो यहां तक चला, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और यहां पे लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, यहां पर आपका लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट हुआ है, तो इतना, और इसके बाद आपके 3 महीने और, उसके बाद ये 3 मंथ्स और, तो एज पर आपका सेक्शन नंबर 15 सब क्लॉज 3, एज पर सेक्शन नंबर 15 सब क्लॉज 3, बहुत अच्छे से समझना है आपको कि कितना टाइम एक्सक्लूड होगा, कितना टाइम एक्सक्लूड होगा, तो इतना टाइम जो है वो एक्सक्लूड होगा, और ये वाला जो टाइम आप देख रहे हैं, ये वाला टाइम जो है इसके बाद आगे लग जाएगा, इतना टाइम जो है ये आगे आपके पीरियड ऑफ लिमिटेशन के यहां से लग जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और बाद में लग जाएगा, तो कितना एक्सक्लूड हो गया, ये सारा टाइम जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, जितना ये समझ में आया, ये टाइम एक्सक्लूडेड, टाइम एक्सक्लूडेड, कौन सा टाइम एक्सक्लूड हुआ, वो टाइम जो कि कंपनी का क्लोज होने के बाद और लिक्विडेटर के अपॉइंट होने तक, और लिक्विडेटर के अपॉइंट होने के बाद भी 3 महीने तक जो है टाइम है वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, और वही टाइम जो है वो आगे जाकर लग जाएगा, आगे जाके ऐड ऑन हो जाएगा उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में, पीरियड ऑफ लिमिटेशन में, ठीक है, आया समझ में ये चीज। अब अगर कोई बोले कि सर वाइंडिंग अप के बाद अगर किसी ने सूट फाइल कर दिया तो नोट पॉइंट बना के लिख लेना, जब कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी वाइंड अप होती है तो ना कोई पर्सन और ना कोई कंपनी किसी पर सूट फाइल कर सकती है, किसी पर सूट फाइल कर सकती है, कहने का मतलब क्या है, ना कंपनी पर कोई सूट फाइल कर सकता है और ना कंपनी किसी और पे सूट फाइल कर सकती है, ठीक है, जो भी क्लेम रेज होने होंगे वो आपके कंपनी के वाइंड अप होने के पहले रेज हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे, और उसके बाद उसी की बेसिस पे कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हो जाएगा, उसी की बेसिस पे क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो आपका अराइज हो जाएगा, और जितने भी आपके क्लेम अब अराइज होंगे कंपनी के नाम पर वो किसको मिलेंगे, वो सारे के सारे क्लेम जो है लिक्विडेटर लेगा, ठीक है, कंपनी के वाइंड अप के बाद, इसके बाद सारे क्लेम लिक्विडेटर लेता है, लिक्विडेटर लेता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बस इतना ही है 15 सब क्लॉज 3 में। 15 सब क्लॉज 4 में क्या बोल रहा है, देखिए जरा ध्यान से, 15 सब क्लॉज 4 में बोल रहा है, इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन ऑफ सूट फॉर द पोजेशन ऑफ अ परचेसर एट सेल,
in execution of the decree, the time during which the proceeding is set aside, the sale has been prosecuted shall be excluded. shall be excluded क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे? जो सेल इन एग्जीक्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, इफ वन डिडंट हैव द मनी, अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं है, मान के चलिए, ठीक है, जिससे कि वो अपोजिट पार्टी को दे दे, तो फिर वो क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर करती है उसकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी। तो इन दिस प्रॉपर्टी इज सोल्ड एंड जो परचेसर है उसको पोजेशन देने के लिए जो है पोजेशन इज गिवन टू हिम, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर जो पोजेशन उसको मिला है कि नहीं मिला है, उसके लिए अगर उसका सूट फाइल करना है तो उसके लिए यहाँ पर चीजें लिख कर आ रही हैं। तो द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल, जब वो प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड, तो वो आपका टाइम जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। 15 सब क्लॉज 4 को थोड़ा सा समझिए, उसके बाद आप लोगों को इसमें चीजें समझ में आएंगी। क्या बोल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है इसमें। क्या इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसको देखिएगा जरा ध्यान से। बेसिकली सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 15 सब क्लॉज 4 जो है अप्लाइज किस पे करता है, सूट फॉर द पोजेशन बाय द परचेसर पर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाइज टू the suit for the possession, ठीक है, सूट फॉर दी पोजेशन की बात होती है। सर लिक्विडेटर विल सेटल दी क्लेम्स, हाँ बिल्कुल सही है, लिक्विडेटर सेटल क्लेम करता है। अप्लाइज टू दी सूट फॉर पोजेशन, पहली चीज तो ये याद रखिए, अप्लाइज टू दी सूट फॉर दी पोजेशन बाय दी परचेसर, बाय दी परचेसर, ठीक है। अब ये जो बाय दी परचेसर जो है, ये परचेसर कौन है, वो है जिसने इन दी सेल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में लिया है, इसको खरीदा है, ठीक है। इन दी सेल, इन सेल, ठीक है, प्रोसीडिंग या in the sale of execution proceeding of execution proceeding, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो हुई थी उसमें अगर सेल हो गई आपकी प्रॉपर्टी, तो भाई सीधी सी बात है आपका यहाँ पर उसके लिए ये रेफरेंस में दे रहा है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो है उसमें। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीडिंग, जो भी टाइम रिक्वायर्ड है फॉर दी प्रोसीडिंग टू सेट असाइड, वो सब आपका एक्सक्लूड होगा। इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी टाइम रिक्वायर्ड है, जो भी टाइम लगता है किस चीज के लिए, जो भी टाइम लगता है फॉर प्रोसीडिंग टू सेट असाइड, जो भी प्रोसीडिंग ऊपर चल रही है उस प्रोसीडिंग को सेट असाइड करनी है, फॉर दी प्रोसीडिंग टू सेट असाइड, वो टाइम एक्सक्लूड होगा, वो टाइम एक्सक्लूड होगा। ठीक है, वो टाइम क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब वो टाइम एक्सक्लूड होने का मतलब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। तो अभी मैं समझा रहा हूं, परेशान मत होइए, सारी चीजें समझा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पे मैं समझा देता हूं कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर डेट था जो वो चुका नहीं पा रहा था, जो वो चुका नहीं पा रहा था।
ठीक है, आया समझ में ये चीज। और इतने में बी सेकेंड पार्टी थी, अदर पार्टी जो थी कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया, कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया। अब अगर कोर्ट ने इसके फेवर में डिक्री निकाल दी है, ठीक है, कोर्ट ने बी के फेवर में डिक्री निकाल दी है, तो ये हो गया जजमेंट डेटर। ये जजमेंट निकाल दिया तो ये कौन हो गया, ये हो गया आपका जजमेंट डेटर। और ये कौन हो गया, ये हो गया आपका डिक्री होल्डर। अब होल्ड क्या डिक्री होल्ड की इसने, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ, भाई डेट दो, डेट दो, डेट था नहीं इसके पास, मतलब पैसे दे तो थे ही नहीं, तो इसलिए कोर्ट ने इसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहा। कोर्ट ने ए की प्रॉपर्टी को सेल करने की कहा। ठीक है, अब जो है प्रॉपर्टी जो है वो सेल होगी। अब सेल होगी तो परचेज करेगा कोई ना कोई। अब ध्यान से देखिए, अब जब सेल होगी तो कोई ना कोई परचेज करेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने कहा कि मान लीजिए सेल होती है प्रॉपर्टी, यहां पे सेल हुई प्रॉपर्टी, तो कोई ना कोई जो है परचेज करेगा इसको। जब ये परचेज करेगा तो भाई सीधी सी बात है, आपने देखा भी होगा कि हो सकता है कि जो जजमेंट डेटर है उसके पास पैसे आ जाएं, या फिर वो अपनी सेल का जो एग्जीक्यूशन है उसको रोकने के लिए, सेट असाइड करने के लिए क्या करे, डिक्री ले आता है या उसके लिए सूट फाइल कर देता है। उससे दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान जो है वो ये होता है कि परचेसर जो है, जिसने उसका पैसा दे दिया है, वो अपनी प्रॉपर्टी में पोजेशन नहीं ले पाता। दूसरा, जिसको मिलना चाहिए पैसा वो उसको पैसा नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सेल हुई, सेल होने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लिमिटेशन पीरियड है, ये है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और इतने में जो सूट फॉर, ये वाला जो हिस्सा है ये है सूट फॉर पोजेशन, यहाँ पे दायर कर रहा है, सूट फॉर पोजेशन जो है यहाँ पर दायर किया गया। अब जब सूट फॉर पोजेशन दायर किया गया, ये पूरा इसका लिमिटेशन पीरियड है यहाँ तक का। अब इसमें इतने टाइम में, कितने टाइम में एप्लीकेशन टू सेट असाइड करेगा। मान लीजिए यहां पर ये आपका सूट फॉर पोजेशन है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको यहां लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। ये है पूरा का पूरा सूट फॉर पोजेशन। परचेज कर लिया, पोजेशन लेने के लिए उसने सूट दायर कर दिया, और जैसे ही सूट दायर किया तो उसके अगेंस्ट में उसने एप्लीकेशन डाल दी। किसने, जिसका ए ने एप्लीकेशन डाल दी टू सेट असाइड दी सूट ऑफ पोजेशन, एप्लीकेशन टू सेट असाइड दी सूट ऑफ पोजेशन। कौन सा सूट, ये पोजेशन वाला सूट। और फिर बाद में थोड़े समय बाद क्या हुआ, ये इतना टाइम तो लग गया इस पूरी एप्लीकेशन को समझने में, बात करने में, और फिर बाद में पता चला कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। क्या हुआ, एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब आप मुझे बताइए कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम है जो इसने यहां पर गवाया है,
ये जो टाइम इसने गवाया है इतना वाला टाइम, ये टाइम एक्सक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सब लोग। और ये टाइम जो है एक्सक्लूड होगा, ये टाइम क्या होगा? एक्सक्लूड होगा, और ऐड होगा, और ऐड होगा यहां पर ऐड होगा। ठीक है, आया समझ में चीज? कोई डाउट यहां तक? जल्दी से बताएंगे सब लोग। यहाँ पे कुछ बच्चे लिख रहे हैं यस सर यस सर यस सर, एक्सक्लूड होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ये टाइम जो है एप्लीकेशन जो उसने सेट असाइड करने के लिए लगाई थी भाई, परचेज किया, फिर उसने सूट फाइल किया। ठीक है, सूट फॉर पोजेशन जो है वो यहाँ पर उसने फाइल करने की कोशिश की, पर उसने क्या लगा दिया? एप्लीकेशन लगा दी। तो एप्लीकेशन जब तक रिजेक्ट नहीं हो जाती, अगर एक्सेप्ट हो गई तब तो फिर कोई बात ही नहीं, पर अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर वो सूट फॉर पोजेशन जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ा दिया जाएगा। वो टाइम जो है एक्सक्लूड करके उसको एड ऑन कर दिया जाएगा। यही है आपका 15 सब क्लॉज 4, यही है आपका 15 सब क्लॉज 4। तो वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, मेनली क्या अप्लाई करता है? अप्लाई टू दी सूट फॉर द पोजेशन ऑफ द परचेसर इन द सेल ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। जो भी टाइम लगता है फॉर द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड, वो टाइम एक्सक्लूड होगा। वो टाइम क्या होगा? वो टाइम एक्सक्लूड होगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइम की कमी नहीं है अपने पास। पर एक बार आपने समझ लिया उसके बाद फिर टेंशन मत लीजिएगा, फिर आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इन कंप्यूटिंग, आप सेक्शन नंबर किस पे आ रहे हैं हम लोग? 15 सब क्लॉज 5 पर आ रहे हैं। 15 सब क्लॉज 5 पर अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट from India and from the territories outside India under the administration of central government shall be excluded। मतलब यहां पे क्या बोल रहा है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड, जब भी हमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करना है, जब भी हमें उसे कैलकुलेट करना है, तो जो भी एनी सूट, फॉर एनी सूट द टाइमिंग ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट, उस टाइम जिसमें डिफेंडेंट जो है क्या है? एब्सेंट है फ्रॉम इंडिया, एब्सेंट है फ्रॉम इंडिया and from the territories outside India under the administration of the central government of India shall be excluded। तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, इसको तो लिखवाने की भी कोई अलग से जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को इतना सिंपल से समझ में आ जाना चाहिए। इसको एक पॉइंट में आप लोग लिख लो बस, और कुछ भी खास नहीं है इसमें। 15 सब क्लॉज 5 में 15 सब क्लॉज 5 जो है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मेनली सबसे पहले तो ये सूट पर अप्लाई होता है। वे किस पर अप्लाई होता है? ये आपका सूट पर अप्लाई होता है। पहली चीज तो याद रखेंगे, अप्लाइज टू सूट। और इसमें कौन सा टाइम एक्सक्लूड करेंगे? टाइम वो एक्सक्लूड होगा, वो एक्सक्लूड होगा जिसमें डिफेंडेंट, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया है, ये आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया है। क्या है? एब्सेंट है और आउट ऑफ इंडिया है। एंड आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना समझ में आया? ये चीज बहुत सिंपल सा है, या सिंपल भाषा में लिख दिया अब्रॉड गया हुआ है। क्या गया है? अब्रॉड गया है। अब इसको भी बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, पर चलो एक लाइन में बता देते हैं। मान लीजिए आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ यहां पर, मान लीजिए आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हुआ। ठीक है, अब कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ, आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो ये है, और इस पीरियड ऑफ लिमिटेशन में
डिफेंडेंट जो है वो यहां तक बाहर है, डिफेंडेंट अब्रॉड चला गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफेंडेंट जो है वो अब्रॉड चला गया और उसके बाद वापस आया, बैक कब आया, इस दिन आया बैक टू इंडिया। तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम है जिसमें वो विदेश में रहा था, ये टाइम एक्सक्लूड होगा। और कहां आगे ऐड ऑन हो जाएगा, आगे इसको ऐड कर दिया जाएगा। आया समझ में? चीज बहुत सिंपल सा था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस यहां पे डिफेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंडेंट इंडिया से बाहर होना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल सा था, कुछ दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 16 पर, आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 पर। अब 16 पढ़ेंगे, फिर 22 पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 17, 18, 19 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी से हैं, अब यहाँ से बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। सर व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बेटा जहां पे भारत सरकार का क्षेत्राधिकार है, जहां तक भारत सरकार जो है, जहां पे टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब हुआ जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट तक का जो क्षेत्र है, जैसे अंडमान निकोबार, मेनलैंड इंडिया से तो बाहर ही है, पर वहां पे भी इंडिया का तो अधिकार है ना, तो वहां पे अगर कोई चला जाता है तो उसको अब्रॉड नहीं बोलते। तो जहां जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना प्रभाव है, वो पूरा इंडिया जो है, वहां पर अगर कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाहर चला जाता है, अब्रॉड चला जाता है, तो फिर सीधी सी बात है कि वो 15 सब क्लॉज 5 की कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है 16 का, सेक्शन नंबर 16 क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ डेथ, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ द राइट टू स्यू। ये देखिए कितना शानदार चीज लिखी हुई है। इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर, ऑन या बिफोर the accrual of right to sue, where a person who would लिखा है, if he were living have a right to institute a suit or break an application dies before the right accrues, or where the right to institute a suit or make an application accrues only on the death of the person, the period of limitation shall be computed from time where his legal representatives of the deceased capable of इंस्टीट्यूटिंग सच सूट और मेकिंग सच एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि क्या है, ये आपका वो है कि इफेक्ट ऑफ डेथ की अगर हम लोग बात करें तो भाई अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, जब तक कि वो सूट को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। आया समझ में ये चीज? याद रहेगा ये चीज? चलिए थोड़ा सा देखिए जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉज ऑफ एक्शन जो है हमेशा तब अराइज होता है जब आपका कोई भी राइट जो है वॉयलेट होता है। सेक्शन नंबर 16, सभी लोगों को दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सेक्शन नंबर 16, इफेक्ट ऑन डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ द राइट्स। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन एक्रूज का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले समझिए, कॉज ऑफ एक्शन एक्रूज मतलब उत्पन्न होता है। कॉज ऑफ एक्शन जो है वो क्या हो रहा है? वो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन अगर उत्पन्न हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है इसमें? तो देखिए सबसे पहले ऑन द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ हो सकता है या आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ हो सकता है। देखिए जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। क्या लिखा है? वेयर अ पर्सन हु वुड इफ he were living have a right to institute a suit or make an application dies before the right to accrue, or where the right to institute a suit or make application accrues only on the death of the person। तो दो कंडीशंस यहाँ पे लग रही है, वो कौन कौन सी दो कंडीशन है? ऑन द डेथ
ऑन द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, ऑन द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, और दूसरी कंडीशन क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ। आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसमें इन दोनों में फाइल कौन करेगा, तो हमेशा लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। कौन फाइल कर सकता है इन दोनों में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल करेगा सूट जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो एबल हो जाएगा टू फाइल अ सूट, फाइल अ सूट, ठीक है, जब वो एबल हो जाएगा। एबल का मतलब यहां पर समझिएगा, मतलब उसके अंदर वो अधिकार आ जाएगा। एबल का मतलब यहां पर क्या है, एबल का मतलब है उसके अंदर क्षमता आ गई है। एक्रू का मीन्स होता है उत्पन्न होना, कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होना, ठीक है, एक्रू का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, आया समझ में। कौन फाइल कर सकता है, वो फाइल कर सकता है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब फाइल करेगा, जब वो एबल हो जाएगा। एबल होने का मतलब अगर मान लीजिए वो माइनर है, तो जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तो वो जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा प्रिस्क्राइब पीरियड से और उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये चीज समझिएगा। अगर वो डिसीज, अगर वो अनसाउंड माइंड का है, इडियट है या लुनेटिक है, ठीक है, तो जब तक वो सही नहीं हो जाता तब तक वो प्रिस्क्राइब पीरियड वहां पर खत्म रहेगा, मतलब वो रुका रहेगा। ठीक है, सो एज पर 16 सब क्लॉज 1, as per 16 sub clause 1, the period of limitation starts, the period of limitation starts when legal representative is capable to file a suit, समझ में आया सब लोगों को, दिख रहा है सब लोगों को, यस और नो, बिकम केपेबल टू फाइल अ सूट, बस इतना ही है। गेटिंग माय पॉइंट। कोई डाउट आप लोगों को तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़े। कोई डाउट इसमें आपके दिमाग में आ रहा हो, मेरे दिमाग में एक आ रहा है, पर पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा 16 सब क्लॉज 1 जो है वो किस पर अप्लाई होता है, पहले तो यही बता दो। एप्लीकेशन पे होता है कि नहीं होता, तो हाँ भाई, सूट एंड एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है, सूट एंड एप्लीकेशन, और वो भी एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन पे भी अप्लाई होता है, अप्लाई। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी। और बताओ, क्लियर तो है? कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है क्या? सर जब एलआर सूट फाइल करेगा तो कितना पीरियड मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि सूट क्या है भाई, तो डिपेंड करता है ना। मान लीजिए कोई सूट है जिसकी प्रिस्क्राइब पीरियड जो है, ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल का, तो 3 साल मिलेगा। और अगर मान लीजिए 5 साल है तो 5 साल मिलेगा, 12 साल है तो 12 साल मिलेगा। अगर जब तक केपेबल हुआ लीगल रिप्रेजेंट, तब तक लिमिटेशन पीरियड निकल गया तो, अरे
वही तो लिखा है यहाँ पे 16 सब क्लॉज क्या बोल रहा है, स्टार्ट ही तब होगा जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज केपेबल ऑफ फाइलिंग अ सूट। जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव एबल हो जाएगा सूट फाइल करने के लिए, तभी आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल करेगा सूट जब वो एबल हो जाएगा, तो इसीलिए तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसीलिए तो क्या होगा, तभी तो मैंने लिखा है यहां पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो तभी स्टार्ट होगा। आया समझ में, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है तभी स्टार्ट होगा। ओके अब मान लीजिए थर्ड केस और ले लेता हूं मैं थर्ड केस और ले लेता हूं। थर्ड केस सुनिए जरा ध्यान से। अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है बिफोर द डेथ ऑफ प्लेंटिफ, मतलब कॉज ऑफ एक्शन एक्रू जो है, कॉज ऑफ एक्शन एक्रू मतलब उत्पन्न होगा ऑन द डेथ, आफ्टर द डेथ, मैं बोल रहा हूं यहां पे बिफोर द डेथ हो गया, तब क्या होगा, तब बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। एबल मींस केपेबल ऑफ, एबल मींस हियर केपेबल टू फाइल द सूट, केपेबल टू फाइल द सूट। जब उसके ऊपर किसी तरीके की बंदिश नहीं लगी है या किसी तरीके की, केपेबल का मतलब यहां पर है ही इज, ठीक है, ही इज फुल्ली साउंड एंड मेजर, वो खुद है फिर तो फाइल हो गई ना। हाँ भाई सीधी सी बात है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, डेथ नहीं, बिफोर द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, और फिर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, एंड फिर उसकी डेथ हो जाती है तो खुद ही फाइल कर लेगा, ऑब्वियस है। तो क्या यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड का उसको फायदा मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड होगा, नहीं होगा, नो लिमिटेशन, नो फायदा ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, कुछ खास नहीं था, ये तो बहुत लॉजिकल बात थी। ठीक है, अच्छा 16 सब क्लॉज 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आपका 6 सब क्लॉज 5 जो है वो क्या लिखा हुआ है, वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज बट विद इन द पीरियड अलाउड him under the section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have the available to that person as he died। सिंपल सी बात है। तो अगर ये प्लेंटिफ डाई कर जाता है, डाई हो जाता है, कॉज ऑफ एक्शन तो चलता ही रहेगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, उसके बाद आपका ये जो प्लेंटिफ है वो मर जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो फिर वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव 6 सब क्लॉज 5 जो है वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा, 6 सब क्लॉज 5 जो है वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। सर विल सेक्शन नंबर 9 अप्लाई, बताइए भाई सेक्शन नंबर 9 जो है क्या है, सेक्शन नंबर 9 देखिए भाई सब लोग, मैंने पढ़ाया हुआ है, कॉन्टिन्यूस रनिंग टाइम जो है वो ऑब्वियस है, तभी तो अप्लाई हो रहा है, यहां पर नहीं अप्लाई होगा, यहां पर अप्लाई हो जाएगा, यहां पर अप्लाई रहेगा, बिल्कुल अप्लाई होगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़े। सब क्लॉज 2 देखिए, सब क्लॉज 2 क्या लिखा हुआ है, वेयर अ पर्सन अगेंस्ट whom
if he were living, a right to institute a suit or make an application would have accrued die before the right to accrue, or where a right to institute a suit or make an application against the person accrues on the death of the person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of deceased against whom the plaintiff may institute such suit or such make application. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल वही चीज बोल रहा है क्या कि कॉज ऑफ एक्शन एक्रूड हुआ ऑन द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट. यहाँ पे क्या बात हो रही है, डिफेंडेंट की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, डिफेंडेंट की बात हो रही है. एक्रूज would have accrued died before the rights where they write or institute the suit or make application against any person accrues on the death of the period. The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative deceased against whom the plaintiff may institute the suit. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफेंडेंट की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे. देखिए जरा ध्यान से, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, चीज यहाँ पर लिख रहे हैं. ठीक है, देखिए जरा ध्यान से. बस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कॉज ऑफ एक्शन एक्रू ऑन द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट. और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऑन द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट. ठीक है, तो क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहां पर होंगे जिसके अगेंस्ट आपको फाइल करना है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट सूट फाइल होगा, के अगेंस्ट सूट फाइल होगा. और कब होगा, जब वो एबल हो जाएंगे, जब वो एबल हो जाएंगे. कब वो एबल हो जाएंगे, जब वो उनके अगेंस्ट सूट फाइल होने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी. तो 16 सब क्लॉज 2 जो है वो क्या बोल रहा है, 16 सब क्लॉज 2, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट कब होगा, व्हेन लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज केपेबल टू गेट स्यूड. Get able to get sued. और ये वाला कॉन्सेप्ट यहां से खत्म हो जाएगा. ठीक है, बताइए ये 16 सब क्लॉज 2 समझ में आया कि नहीं आया. 16 सब क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट डिफेंडेंट. बिल्कुल सेम चीज है, बस डिफेंडेंट के बारे में बोलता है. सर प्योर एक्सटेंड फॉर प्लेंटिफ, हाँ प्लेंटिफ के लिए एक्सटेंड होगा, बिल्कुल होगा, प्लेंटिफ के लिए एक्सटेंड होगा. पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब स्टार्ट होगा कब, व्हेन देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट हुम द प्लेंटिफ मे इंस्टीट्यूट. तो प्लेंटिफ के लिए यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखा जाएगा. ठीक है, स्टार्ट व्हेन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज केपेबल टू गेट स्यूड. और कौन किसके लिए होगा ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये होगा प्लेंटिफ के लिए. प्लेंटिफ के लिए, अरे भाई प्लेंटिफ है, सीधी सी बात है. मान लीजिए वो बी के अगेंस्ट वो स्यू करना चाहता था, अब वो बी के अगेंस्ट स्यू करे कैसे, वो तो मर गया. अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तो बेचारे बच्चे हैं, अब उनके अगेंस्ट कैसे करे, जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब उनके अगेंस्ट करेगा और फिर वो लड़ेगा केस. समझ में आया. तो ये बहुत छोटा सा केस था, या छोटा सा पॉइंट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बस बहुत सिंपल सा. अब ये थर्ड वाला देख लीजिए, 16 सब क्लॉज 3, वो तो और भी आसान है. 16 सब क्लॉज 3 जो है और भी आसान है, बहुत सिंपल है ये. 16 सब क्लॉज 3 जो है वो और भी सिंपल है. क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन दी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 applies to suit to enforce right of preemption
और सूट ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी ऑफिस। बस मतलब एक्सेप्शन ऑफ 16 सब क्लॉज 1 एंड 2 जो है वो किस पर अप्लाई होता है, वो लिखा हुआ है आपका सेक्शन नंबर 16 सब क्लॉज 3 में। तो लिख सकते हैं इसको, दिस सेक्शन गिव्स द कंडीशंस for when 16 sub clause 1 and 16 sub clause 2 will not be applicable, will not be applicable। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहला कंडीशन है तो एक्सेप्शन ऑफ 16 सब क्लॉज 1 एंड 16 सब क्लॉज 2 जो है वो यही है। हम इसको लिख सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ 16 सब क्लॉज 1 एंड 16 सब क्लॉज 2। सर आई हैव अ डाउट इन 16 सब क्लॉज 1 डिसेबिलिटी। ओके पवनप्रीत जी रुक जाइए, आपका डाउट मैं पूछ लूंगा, बस मैं 16 सब क्लॉज 3 बता दूं, उसके बाद फिर आपसे डाउट ले लूंगा। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, मैं आपका डाउट अभी बता देता हूं, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहला है प्रीएम्पशन। जो प्रीएम्पशन के जो सूट्स हैं उन पर ये नहीं लगेगा, 16 सब क्लॉज 2 और 16 सब क्लॉज 1 जो है वो नहीं लगेगा। फिर इसके साथ साथ आपका पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं लगेगा, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा। फिर इसके बाद आपका जो एक है राइट ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस, ठीक है, हेरिडिटरी ऑफिस जो है उस पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, जो आपके हेरिडिटरी ऑफिस है उस पर भी आपका 16 सब क्लॉज 1 और 16 सब क्लॉज 2 जो है नहीं लग रहा है। प्रीएम्पशन हम सब लोग पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हेरिडिटरी ऑफिस का मतलब क्या होता है, जैसे जो आपके मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मंदिर के पुजारी, मंदिर के पुजारी, पुजारी का पद। तब यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस समय जो सूटेबल होगा उसको वो दे दिया जाएगा, उसको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्रीएम्पशन में अगर ऐसे मान लीजिए कि दो भाई हैं ए और बी, और एक भाई की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे भाई के ऊपर जो केस लड़ना है तो ये नहीं, तो वो तो केस तो जाएगा ही जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भले ही मेजर हो या ना हो। ठीक है, वंशानुगत, बिल्कुल सही है, इसको हम लोग बोलते हैं वंशानुगत जो पद होता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं वंशानुगत पद। वंशानुगत पद। ठीक है, चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पवनप्रीत कह रही हैं, सर आई हैव अ डाउट इन सेक्शन नंबर 16 सब क्लॉज 1 डिसेबिलिटी इज नॉट मेंशन्ड, देन हाउ द सेक्शन 6 सब क्लॉज 5 अप्लाइज। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 16 सब क्लॉज 1 में, वो देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, देखिए, वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग हैव द राइट टू इंस्टीट्यूट a suit or make application die before the right to accrue, or where the right to institute
a suit or make application accrue only on the death of the person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting the suit or making such application. तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना बार बार केपेबल, इसका मतलब ही होता है जब वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी को महसूस नहीं कर रहा है। और इंडियन लीगल सिस्टम में लिमिटेशन एक्ट में 3 तरीके की आपकी क्या दी गई हैं, आपकी लीगल डिसेबिलिटीज दी गई हैं। एक है आपका अनसाउंडनेस, एक है आपका लुनेटिक, एक है आपका क्या मेजॉरिटी, लुनेटिक इडियट आपने सुना होगा, ठीक है, और एक है मेजॉरिटी सॉरी माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी जो है वो यहाँ पर अगर लगी है तो भी ये इनकेपेबल है, अगर ये लुनेटिक है पागल है तो भी ये आप कह सकते हैं, इडियट है अगर तो फिर यहाँ पे इडियोसी लगी हुई है तो भी ये इनकेपेबल है, अगर ये आपका मेंटली अनसाउंड है तो भी ये इनकेपेबल है। तो जब तक वो केपेबल नहीं हो जाएगा तब तक आपका 16 सब क्लॉज 1 जो है उसके तहत उसका जो टाइम है माइनर, इनसेन एंड इडियट जो है, ठीक है, तो ये केपेबिलिटी जो है ये तब तक यहाँ पे आ नहीं पाएंगी, और जब तक केपेबिलिटी नहीं आ पाएंगी तब तक ना ही वो सूट फाइल कर पाएगा और ना ही उसके खिलाफ कोई सूट फाइल कर सकता है। तो जो ये टाइम माइनॉरिटी में, आपका इनसेन में या इडियट में लग रहा है, ये सब आपका एड ऑन हो जाएगा, प्लेंटिफ को मिल जाएगा कि हाँ भाई ये जितना टाइम इसका खत्म होने में लगा है ये टाइम तुम्हारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को खत्म नहीं करता, ऐड ऑन कर दिया जाएगा उसमें। सर थर्ड पॉइंट सूट पर नहीं अप्लाई होगा, बट फर्स्ट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू सूट टू इनफोर्स। तो यहाँ पे ये वैसे तो अगर हम लोग बात करें, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो सूट आपके आते हैं किसके, प्रीएम्पशन के राइट्स के ऊपर, किसके ऊपर, प्रीएम्पशन के राइट्स के ऊपर, या सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी या हेरिडिटरी ऑफिस को क्लेम करने के लिए, तो फिर आपका 16 सब क्लॉज 1 का जो इफेक्ट है वो नहीं लगेगा। 16 सब क्लॉज 1 और 16 सब क्लॉज 2 का जो इफेक्ट है वो यहां पर नहीं लगेगा अगर इस तरीके के 3 सूट आते हैं तो, इस तरीके के 3 सूट आते हैं तो, ठीक है भाग्यश्री। पवन प्रीत ने ओके सर इट्स ड्यू टू दी इनकेपेबिलिटीज, ठीक है, ये जो वर्ड यूज किया है केपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट और मेकिंग सच एप्लीकेशन, इसकी वजह से यहाँ पे हम 6 क्लॉज 5 को भी ले सकते हैं, ठीक है। और भाग्यश्री का यहाँ पे सर, चलिए ठीक है, आपको कल एक और डाउट था, कल वाला जो डाउट है वो पूछ लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर मेरे 2 डाउट हैं, क्या क्या है देखें जरा। फर्स्ट ये कि कल जो आपने 15 सब क्लॉज 2 बताया था उसमें नोट लिखवाया था कि प्रीवियस सैंक्शन को लेके कि द डे ऑन विच द एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन दी है और फॉर द सैंक्शन शैल हैव काउंटेड, बट किस में काउंट होगा, एक्सक्लूजन में या लिमिटेशन पीरियड में। अच्छा, चलिए देखिए जरा ध्यान से, इसको देख लीजिए जरा ध्यान से, बहुत सिंपल है, इसमें इतना वैसे डाउट होने की जरूरत नहीं थी, बट चलो कोई नहीं। 15 सब क्लॉज 2, in computing the period of limitation for any suit which has a notice has been given or for which the previous consent or sanction of the government or any other authority is required in accordance with the requirement of any law, time being in force, the period of such notice, the period hai as the case may be, the time required for obtaining the consent and sanction shall be excluded। अब यहां पर ये तो एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। इन एक्सक्लूडिंग द टाइम लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन है बाकायदा, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट, सैंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर, द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन वाज मेड, ठीक है, ऑब्टेनिंग द कंसेंट एंड द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शैल बोथ बी काउंटेड। किस चीज को करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए। किसको करने के लिए, एक्सक्लूड। आप लोग बेरेक्ट नहीं पढ़ते, इसका मतलब बेरेक्ट से ही अल्टीमेटली आपको मिलेगा,
सर बट आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया था सूट एप्लीकेशन पर नहीं अप्लाई होगा। हाँ, मैंने क्या लिखवाया है? भाग्यश्री मैं समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रही हैं? सर बट आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया था सूट एप्लीकेशन पर नहीं होगा। The section gives the conditions for the 16 sub clause 1 and 16 will not be applicable. Will not be applicable. ठीक है, the section is an exception to 16 sub clause 1. क्या दिक्कत है बेटा, मैं समझा नहीं। सूट एंड एप्लीकेशन पर अप्लाई 16 सब क्लॉज 2 लिखा तो है, सूट और मेक एन एप्लीकेशन लिखा तो है। मैं समझा नहीं अगर सर बट आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया था, किसके फर्स्ट पॉइंट में बेटा? सेक्शन नंबर जरूर बताओ। सेक्शन नंबर जरूर बताओ। जल्दी से। सर आपने सूट एंड एप्लीकेशन, सर आपने सूट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन 1, भाई क्या हो गया? अच्छा सर आपने सूट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन 16 सब क्लॉज 1 में। अच्छा सूट फॉर एप्लीकेशन एंड अप्लाई होगा, लिखा तो है ये 16 सब क्लॉज 1 ही तो है, लिखवाया तो है और इसमें लिखा भी है बिल्कुल बकायदा। where the person who would if he were living have a right to institute or make an application die before। सूट और एप्लीकेशन, लिखवाया है ना, वही तो बिल्कुल सही है। ये जो सेक्शन नंबर 16 सब क्लॉज 1 है वो सूट और एप्लीकेशन पर अप्लाई होगा, बिल्कुल सही है। कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है, यस सर। लिखवाया तो है, क्या दिक्कत होगी भाग्यश्री? मैं समझ नहीं पा रहा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपके पास एक हैंड रेस का ऑप्शन होता है, हैंड रेस चाहे तो आप कर सकती हैं, हैंड रेस करके आप मुझसे ओरली क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हैंड रेस करके आप मेरे से ओरली क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और दूसरा एक और तरीका भी है, अगर आप चाहो तो क्लास के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपना ओरल वॉइस मैसेज जो है आप भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे लूंगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, आई गेस मैंने सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को। और कोई डाउट? बट थर्ड पॉइंट पे लिखा है सूट पर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा देखिए जरा, थर्ड पॉइंट में लिखा है दिस सेक्शन गिव्स द कंडीशंस फॉर 16 सब क्लॉज 1 एंड 16 सब क्लॉज 2 विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, ये थर्ड वाले में लिखा हुआ है कि 16 सब क्लॉज 3 में लिखा है कि 16 सब क्लॉज 1 और 16 सब क्लॉज 2 की जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, किस पर? प्रीएम्पशन के सूट पर।
एक्सेप्शन के तौर पे, और पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट पर, और हेरिडिटरी ऑफिस के संबंध में कोई जो सूट है, ये तीन जो सूट हैं, ये तीन सूट को छोड़कर बाकी सारे सूट जो होंगे, ठीक है, ये एप्लीकेशन जो होंगी, उन पर 16 सब क्लॉज 1 अप्लाई है, 16 सब क्लॉज 2 पर भी आपका अप्लाई होगा सूट और एप्लीकेशन पर ये 16 सब क्लॉज 3 इसलिए डाला ही गया है जिससे कि वो बताया जा सके कि जो 16 सब क्लॉज 1 और 16 सब क्लॉज 2 पढ़ रहे हैं उसमें एक एक्सेप्शन है क्या, इन तीनों सूट को छोड़कर बाकी सारे सूट यहां पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, आया समझ में अब? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है 22 को पढ़ते हैं। भाग्यश्री अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, एक बार फिर से आप कनेक्ट हो जाइएगा। शायद हो सकता है कि मैं आप लोग को नहीं समझा पा रहा हूँ ओरली, तो आप सॉरी लिखित में आप नहीं समझा पा रही हैं तो ओरली समझा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 22 में क्या लिखा है, कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ टॉट, कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉट, in case of continuing breach of tort, breach of contract, or in the case of continuing tort, a fresh period of limitation begins to run at every moment of the time during which the breach of tort or as the case may be continues। सीधी सी बात है, 22 बहुत आसान है। 22 क्या बोल रहा है, 22 बस इतना सा कह रहा है कि भाई कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ टॉर्ट में हर बार आपका न्यू लिमिटेशन पीरियड जो है आएगा। एवरी टाइम अ न्यू लिमिटेशन पीरियड विल बी डिस्क्राइब्ड व्हेनेवर देयर इज अ ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट और इन ब्रीच ऑफ टॉर्ट, सिंपल भाषा में। ठीक है, इसके बाद 23 में क्या बोल रहा है, 23 में बोल रहा है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एन एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेजेस। In case of a suit for compensation for an act which does not give rise to a cause of action, unless some specific injuries actually results thereon, the period of limitation shall be computed from the time when the injuries resulted। इसमें सिंपल भाषा में ये कह रहा है 23 का ये पॉइंट है कि भाई जब भी आपको अपने कंपनसेशन के लिए कोई सूट फाइल करना है अगेंस्ट एनी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अगेंस्ट एनी डैमेजेस जो कि आपको क्लेम करने हैं, वो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब स्टार्ट होगा जब आपको एक्चुअली में, ठीक है, क्या होगा, आपको डैमेज होगा, जब आपको स्पेसिफिक इंजरी जो है वो आपको रिजल्ट होगी, उस दिन से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो कंप्यूट किया जाएगा, ना कि जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तब से। वैसे जनरली क्या होता है कि कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज होता है तभी आपको आपकी इंजरी हो जाती है, चाहे वो आपका मॉरल हो, आपका टेम्पोरल हो या जैसी भी हो, या फिर आपका पैसे को लेकर हो, कोई भी तरीके की इंजरी जो है वो हो जाती है। पर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज हुई जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ पर आपको इंजरी जो है वो बहुत बाद में हुई, 1 साल 2 साल बाद हुई, तो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो 2 साल बाद ही शुरू होगा। जिस दिन आपकी इंजरी होती है उसी दिन आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो शुरू होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? जल्दी से बताएंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में। तो 22 और 23 जो है ये बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, एक लाइन में इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, वैसे कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें। सर सेक्शन नंबर 22 को एग्जाम्पल से बता दीजिए। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 का एग्जाम्पल सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल रहा है, कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ टॉर्ट की बात हो रही है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। हर बार सेक्शन नंबर 22 ठीक है, सेक्शन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब जब आपका ब्रीच होगा कॉन्ट्रैक्ट का, जब जब आपका ब्रीच होगा तब तब आप कह सकते हैं आपका नया लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आपका नया लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल चाहिए आपको, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग में रहते हैं,
जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, ठीक है। अब यहां पर इस फ्लैट में आपके पानी जो है चू रहा होता है, और वो पानी चूने का जो कारण है वो है इस फ्लैट का आदमी बी, और किसके फ्लैट में हो रहा है, ए के फ्लैट में हो रहा है। ए के फ्लैट में पानी चू रहा है सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब मान के चलिए इस ऊपर वाले फ्लोर से, और हर बार जब पानी चुएगा, ठीक है, हर बार, एवरी टाइम व्हेन द ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी टाइम व्हेन ड्रॉप ऑफ वाटर फेल्स ऑन ए, ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, ब्रीच ऑफ टॉट हो गया। ये क्या हो गया, ये ब्रीच ऑफ टॉट हो गया। और हर बार जब ये पानी गिरेगा, हर बार आपका नया लिमिटेशन पीरियड जो है वो शुरू होगा। ये बहुत ही मतलब फुद्दू सा एग्जांपल है, बट एक काम करेंगे, मैं अच्छा एग्जांपल ढूंढ के आपको लोगों के लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद इसको और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 22 और 23 का एक लाइन में मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। कल 22 और 23 को एक बार एग्जांपल से और समझा दूंगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 17, 18 एंड 19 करेंगे, और आई होप फिर उसके बाद हमारा 2 क्लासेस और लगेंगी, उसके बाद हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। पुनीत कह रहे हैं 16 सब क्लॉज 3 सूट कैन बी फाइल्ड ड्यूरिंग द डिसेबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट। नो पुनीत जी, उसमें भी केपेबल वर्ड यूज किया गया है। ओके सर, थैंक यू। ओके, कॉन्टिन्यूअस डिफेमेशन फॉर सूट ऑफ डैमेजेस, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड।